फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिनरल्स चैप्टर को। आज हम लोग बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। ऑल अबाउट कैल्शियम हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। फिर हम बात करेंगे कि जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, या हमारा पर डे कैल्शियम के डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है। फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बॉडी में, कौन रेगुलेट करता है एब्जॉर्प्शन को, कौन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, कौन प्रमोट नहीं करता है। फिर हम बात करेंगे इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसमें पैराथायराइड हार्मोन्स के रोल को डिस्कस करेंगे, विटामिन डी के रोल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कैल्शिटोनिन के रोल को डिस्कस करेंगे। फिर जो कैल्शियम के कमी से या कैल्शियम के हाइपर होने से जो डिजीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम चैप्टर को। सबसे पहली बात तो जो ये कैल्शियम है हमारा, वो मोस्ट अबंडेंट among the minerals है in the body में। कैल्शियम इज द मोस्ट abundant among the minerals in the body। ये नॉर्मल एडल्ट की बात करें, नॉर्मल एडल्ट मैन की बात करें तो उसमें 1 to 1.5 kg कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एक नॉर्मल इंसान में 1 से 1.5 किलो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। 1 to 1.5 kg कैल्शियम प्रेजेंट होता है। हालांकि ये पूरा कैल्शियम किसी एक फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इसका 99% कैल्शियम, मतलब 1 to 1.5 kg का 99% पार्ट बोन्स या टीथ में प्रेजेंट होता है। यहाँ का 99% पोर्शन जो है बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। बाकी जो बचा हुआ 1% है वह इनके अलावा ईसीएफ में, आईसीएफ में, या हम बोल सकते हैं कि ब्लड में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑर्गन में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन 99% बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। तो ये बात हुआ कि बॉडी में कितना कैल्शियम होता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, हमें रोज प्रतिदिन कितना कैल्शियम इंटेक करना चाहिए हमारे फूड सोर्स के थ्रू। तो उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल एडल्ट में, एडल्ट मैन या वुमेन में हम बात करें तो कैल्शियम का कितना रिक्वायरमेंट होता है रोज, तो वो होता है 800 mg पर डे। कितना होता है? 800 mg पर डे एक नॉर्मल एडल्ट मैन या वुमेन में कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स मतलब जिसका एज 1 साल से कम होता है, जिसका एज 1 ईयर से कम होता है, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो उनमें थोड़ा कैल्शियम का जो ये रिक्वायरमेंट है थोड़ा कम होता है। वो होता है 300 टू 500 mg पर डे। इन्फेंट्स में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पर डे 300 टू 500 होता है। लेकिन अगर हम बात करें चिल्ड्रंस में, देखिए चिल्ड्रंस में क्या होता है, बॉडी ग्रोथ होते रहता है, वहां पे बोन्स का मिनरलाइजेशन होते रहता है, बोन्स का इलोंगेशन होता है। तो चिल्ड्रंस में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो वो होता है कुल 0.8 से 1.2 ग्राम। देखिए जो चिल्ड्रंस में है वो है 0.8 से 1.2 ग्राम पर डे। चिल्ड्रन में ग्राम में है यूनिट, आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करें अगर प्रेग्नेंट फीमेल में, तो प्रेग्नेंट फीमेल भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। वो होता है 1.5 ग्राम पर डे। ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा डाइटरी रिक्वायरमेंट का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में, देखिए रिक्वायरमेंट है ये हमारी, इतना ग्राम मुझे चाहिए, इतना mg पर डे मुझे चाहिए। लेकिन बात आती है कि मुझे कैल्शियम मिलेगा कहाँ से। तो कैल्शियम का सोर्स क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें, हम लोग 2 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं कि जो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है और कैल्शियम का गुड सोर्स क्या है। तो बेस्ट सोर्स की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम के बेस्ट सोर्स होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। और गुड सोर्स की बात करें तो हमारा बीन्स हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गया, कैबेज हो गया, एग यॉक हो गया, ये सब डिफरेंट चीजें हैं जहां से हमें कैल्शियम मिलती है। लेकिन जो बेस्ट सोर्स है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो अभी तक हमें पता चल गया कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कितना लेना है, मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब बात आती है जो कैल्शियम मैंने इंटेक किया है अपने फूड के थ्रू, मिल्क के थ्रू, अब उस कैल्शियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। अब हमें उसके एब्जॉर्प्शन को समझना है कि बॉडी में कैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। अगर आप एक बार एब्जॉर्प्शन को समझ जाएंगे तब आपको हर एक हार्मोन्स का रेगुलेटरी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, किस तरह से कौन सा हार्मोन्स काम करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, कौन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, कौन ब्लड से कैल्शियम को निकालता है, जो बोन की तरफ कौन ले जाता है, किडनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। सपोज दैट हमने
डाइटरी सोर्स के थ्रू कैल्शियम को इनटेक किया, हमारे बॉडी जीआईटी में कैल्शियम आ चुका है। तो ये जो है सपोज दैट ये आपका जीआईटी है, यहाँ पे ये कैल्शियम प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे भी बहुत जीआईटी में सेल होते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की बात करते हैं क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो इंटेस्टाइन में ही होगा, तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है। आपको पता होगा बेसिक फंडा कि जो सेल है, जैसे हम बात करें एल्वेओलाई की लंग्स में, तो वहां पे जब कैपिलरी क्रॉस करती है तो सेल के उस पार्ट को बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसी तरह से इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के इस पार्ट को बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कैल्शियम का चैनल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कैल्शियम के चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम को जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में पास करते हैं, जो कि कैल्शियम को जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में पास होते हैं। ये कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पे वर्क करते हैं और वो जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में पास करते हैं अगर जीआईटी में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी हम बात करेंगे कैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम यहाँ से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में पास हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सपोज दैट मैंने कैल्शियम इंटेक किया, फूड इंटेक किया, कैल्शियम आया, वह यह कैल्शियम चैनल उसको पास कर दिया कहाँ पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल में। लेकिन सोचिए अगर यह कंटिन्यूअस इसी तरह से पास करता जाएगा तो क्या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर जीआईटी से कैल्शियम चैनल लगातार कैल्शियम को इंटेस्टाइनल सेल में पास कर रहा है तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये चैनल काम नहीं करेगा, या बोल सकते हैं रिवर्स काम करेगा, मतलब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल से जीआईटी में कैल्शियम ट्रांसफर करेगा। ये तो हमें जरूरत नहीं है, हमें कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बरकरार रखे, मतलब जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल में लगातार कैल्शियम ट्रांसफर होते रहे, या यूं बोल सकते हैं कि जीआईटी में ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो कैल्शियम जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल में जा रहा है उसे कोई यहाँ पर कैच कर ले, वो फ्री फॉर्म में ना हो, वो यहाँ पर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा ना पाए। तो इसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि कैल्शियम को फ्री फॉर्म में न छोड़ करके बाइंड करके रखता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल का जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो कम ही रहे और जीआईटी से लगातार कैल्शियम चैनल के थ्रू जीआईटी से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में कैल्शियम आते रहे। लेकिन देखिए समझिए कि कोशिश कीजिएगा कि हमें इंटेस्टाइनल सेल में कैल्शियम की जरूरत नहीं है। कैल्शियम को अगर जरूरत है तो ब्लड में आएगा, तो ब्लड से बोन के पास जाएगा। तो इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड के पास कैल्शियम कैसे आता है? इंटेस्टाइनल सेल से देखिए अभी क्या है, कैल्शियम को कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके रखा है जिससे कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बरकरार रख सके। लेकिन अब हमें इंटेस्टाइनल सेल से कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक और पंप होता है जो कि कैल्शियम को ट्रांसफर करता है। हालांकि ये एटीपेज पंप होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पंप का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज। कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज जिसके थ्रू इंटेस्टाइनल सेल से कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में पास कर दिया जाता है। यह प्रोसेस होता है पास करने का। लेकिन देखिए अब हम समझते हैं कि कौन से हार्मोन्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में समझते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस एक बार रिवाइज करवाता हूं। जीआईटी में कैल्शियम आया, कैल्शियम चैनल के थ्रू हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पे वो फ्री फॉर्म में न रह सके, इसीलिए वहां पे प्रेजेंट होता है एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो कि कैल्शियम से बाइंड करता है, और फिर फर्दर बाद में कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप के थ्रू इस कैल्शियम को हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले
फैक्टर अफेक्टिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वह किस तरह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। विटामिन डी का सिंपल सा रोल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। वह क्या करता है कि देखिए, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन हमने डिस्कस किया अभी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। इस प्रोटीन के बारे में जो कि यहाँ पे कैल्शियम को बाइंड करके रख रहा है, ये प्रोटीन है तो श्योर है कि ये किसी जीन से ही बन रहा होगा, मतलब एमआरएनए से जीन से ही बन रहा होगा। तो जो हमारा विटामिन डी है वो क्या करता है, इस जीन पे इफेक्ट करता है और इस प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। मतलब सिंपल सी बात, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के फॉर्मेशन में वह हेल्प करता है। तो विटामिन डी जब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को बना रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, तो मतलब वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर रहा है। वह विटामिन डी इस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के अलावा इन कैल्शियम चैनल के जो कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप, इन सबको बनने में, इन सबके नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी कुछ इस तरह से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। तो विटामिन डी इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, फिर उसके साथ साथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कैल्शियम पंप एंड द चैनल। यह विटामिन डी का काम होता है। अब बात करें हम दूसरा फैक्टर, पैराथायरॉयड हार्मोन्स। पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स किस तरह से एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे सेपरेट फैक्टर में कि किस तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन पूरी तरह से किस तरह से कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बस अभी सिंपल सी बात करते हैं। देखिए, आपको बताया मैंने कि विटामिन डी जो है वह कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है, यह विटामिन डी के सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। कैसे करता है? देखिए, विटामिन डी होता है क्या है, 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल होता है। तो वहां पर जो 1 है हाइड्रोक्सी, मतलब 1 कार्बन पर फर्स्ट कार्बन जो OH का एडिशन है, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन्स हेल्प करता है। वहां पे एक एंजाइम जो होता है 1 अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, उसमें ये सिंथेसिस में काफी हेल्प करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स। तो हम बोल सकते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्टिव विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली एज वह विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के भी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कैल्शियम पंप के नंबर को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इस तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन्स हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव विटामिन डी। और फैक्टर की बात करें तो जो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब लो पीएच, किसका? जीआईटी का। जीआईटी का लो पीएच भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। उसके साथ साथ लैक्टोज भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, मतलब इंटेस्टाइनल सेल से कैल्शियम के अपटेक के लिए लैक्टोज भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि कुछ अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, ये सब भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो विटामिन डी हो गया, पैराथायरॉयड हार्मोन्स हो गया, एसिडिटी हो गया, लैक्टोज हो गया, लाइसिन एंड अर्जिनिन, इन सब का रोल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो चीजें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रही है। अब बात करेंगे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कौन करता है, कौन रोकता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइटरी फॉस्फेट के बारे में। देखिए, फॉस्फेट और कैल्शियम को अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, आप फिजियोलॉजी में पढ़ते होंगे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, पैराथायरॉयड हार्मोन्स को, तो फॉस्फेट को कोरिलेट करते ही चलते होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से फॉस्फेट कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। हालांकि रोकना बोलना गलत होगा। जब एक्सेस अमाउंट में फॉस्फेट होता है डाइटरी सोर्स में, हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फॉस्फेट क्या करता है कि फॉस्फेट जो हाई कंटेंट अगर होता है डाइटरी में, तो वह कैल्शियम के साथ एक इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है। जब हाई कंटेंट होता है डाइटरी फॉस्फेट का हमारे डाइट में, तो वो क्या होता है, वह इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का अपटेक नहीं हो पाता है, या बोल सकते हैं कम होता है। तो वहां पर क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का रेशियो 1:2 या 2:1 के बीच में ही रहना चाहिए आइडियल एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम का। सबसे पहला हमारा हो गया डाइटरी फॉस्फेट
अगर वो हाई कंटेंट में है तभी वह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा कम कर देता है। फिर हम बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। तो फ्री फैटी एसिड जो होता है वो कैल्शियम के साथ इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप बना लेता है। फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप बना लेता है, जो कि वह भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करता है, क्योंकि जब सोप का फंक्शन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये हो गए। फिर हम देखिए हमने पढ़ा था कि एसिडिटी जो है जीआईटी की वो हेल्प कर रही है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, तो डेफिनेटली एल्कलीन नेचर उसका अपोज करेगा। तो एल्कलीन कंडीशन हाई पीएच इज अनफेवरेबल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ अगर फूड में डाइटरी फाइबर ज्यादा है तब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये सब फैक्टर होते हैं जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। फिर में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होता है। तो जब आप मेजर करवाते हैं ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करते हैं तो वह अप्रॉक्स नॉर्मल इंसान के अंदर 9 टू 11 माइक्रोग्राम या एमजी पर डीएल आता है। कितना? 9 टू 11 एमजी पर डीएल होता है किसमें? एक नॉर्मल पर्सन में कैल्शियम का लेवल प्लाज्मा में 9 टू 11 एमजी पर डीएल होता है। अगर ये 9 या 8.5 से कम आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिया, और अगर ये 11 से ऊपर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपर कैल्सेमिया। और अगर हम बात करें कि रीनल का थ्रेशोल्ड कितना होता है कैल्शियम के लिए मतलब ब्लड में कैल्शियम का क्या लेवल होगा कि उसके बाद किडनी में या हम बोल सकते हैं यूरिन में कैल्शियम आने लगेगा। मतलब यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट कब मिलता है? जब ब्लड का कंसंट्रेशन कैल्शियम के 11 mg पर डीएल होता है, या बोल सकते हैं 10 mg पर डीएल से ज्यादा जब होता है तो वह रीनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है और यूरिन में कैल्शियम देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा कि प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, वह होता है 9 टू 11 mg पर डीएल। लेकिन देखिए क्या होता है, जो ये प्लाज्मा में जो ये कैल्शियम प्रेजेंट है वह सिंपली कैल्शियम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कई कई स्टेप होते हैं। मतलब कोई कैल्शियम है जो कि प्रोटीन से बाउंडेड रहता है, कोई कैल्शियम है फॉस्फेट से बाउंडेड है, या कोई फ्री भी प्रेजेंट है। जो फ्री प्रेजेंट होता है कैल्शियम उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड कैल्शियम। मतलब जो कैल्शियम प्लाज्मा में ब्लड में फ्रीली प्रेजेंट है, किसी से बाउंडेड नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइज्ड कैल्शियम। और कुछ कैल्शियम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं या फॉस्फेट से बाउंडेड होते हैं, तो वह अलग होते हैं, वह फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम बात करें अपने 9 टू 11 mg पर डीएल कैल्शियम का, तो इसमें से 50% पार्ट जो होता है वह आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। 50% फॉर्म पार्ट कैल्शियम का आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है ब्लड प्लाज्मा में। मतलब प्लाज्मा का जो कैल्शियम है उसका 50% पार्ट आयोनाइज्ड फॉर्म में है, मतलब फ्री फॉर्म में है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रोटीन से कितना परसेंटेज कैल्शियम प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, तो वह भी होता है 40 टू 50। मतलब 50% तो फ्री है और 40 से 50% जो है प्रोटीन से बाउंडेड है। फिर जो बचते हैं वो साइट्रेट या फॉस्फेट से बाउंडेड होते हैं। मतलब 1 टू 10% है साइट्रेट या फॉस्फेट से बाउंडेड, 50% कैल्शियम आयोनाइज या फ्री होता है, और 40 टू 50% होते हैं 40 टू 50% प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं कैल्शियम। और ये हुआ 1 टू 10% जो कि साइट्रेट या फॉस्फेट से बाउंडेड होता है। यह कुछ हो गया किस तरह से 9 टू 11 mg पर डीएल कैल्शियम प्रेजेंट होता है ब्लड में। अब हम बात करते हैं कि इस ब्लड के अंदर जो कैल्शियम 9 टू 11 mg पर डीएल है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, कैसे मेंटेन रखते हैं इस कंसंट्रेशन को। तो कौन से हार्मोन प्ले करते हैं, कौन से फैक्टर प्ले करते हैं कैल्शियम के रेगुलेशन में, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो फैक्टर रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल। तो आपके पास यहाँ पे दो हार्मोन्स होंगे, एक पैराथायराइड हार्मोन्स, एक होगा कैल्सीटोनिन, जो कि मेंटेन करेगा कैल्शियम का लेवल ब्लड प्लाज्मा में। हालांकि आप याद रखिएगा कि ब्लड प्लाज्मा में जो ये हार्मोन्स काम करते हैं वो केवल और केवल आयोनाइज्ड कैल्शियम को देखकर ही काम करते हैं। मतलब आयोनाइज्ड कैल्शियम अगर ज्यादा हो रहा है तब यह उसको कम करने की कोशिश करेंगे कैल्शियम लेवल को, अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम कम हो रहा है तब यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। इनसे मतलब नहीं होता है उन कैल्शियम से जो प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं या फॉस्फेट से बाउंडेड होते हैं। फिर एक होता है हमारा विटामिन डी, जिसको कैल्सीट्रायोल बोलते हैं, मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये भी कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो देखते हैं ये किस तरह से कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सिट्रायोल की, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी है। अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि कैसे विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा रहा था। तो विटामिन डी कैसे हेल्प करता है कैल्शियम को ब्लड में लाने के लिए, तो वह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लड में सीरम में कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है। मतलब अगर सीरम में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो विटामिन डी कम एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम का लेवल सीरम में कम है तो वह ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो कुछ इस तरह से कैल्सिट्रायोल या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी रेगुलेट करता है कैल्शियम को के लेवल को। एक तो ये सिंपल सा केस हो गया, लेकिन एक केस और होता है कि वह कैसे रेगुलेट करता है। देखिए आपको ऑस्टियोब्लास्ट पता होगा, आपको ऑस्टियोक्लास्ट पता होगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, वह बोन्स में मिनरलाइजेशन को हेल्प करते हैं। हालांकि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वह डीफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ब्रेक करने में, सिंपल सा डीमिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट को बोन में डिपॉजिट करवाता है। तो ये जो कैल्सिट्रायोल है वह ऑस्टियोब्लास्ट को भी रेगुलेट करते हैं, या बोल सकते हैं आप कि वो प्रमोट करते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट ब्लड से कैल्शियम को अपटेक करे और उससे बोन्स में उसको रखे, या बोन्स को उसमें मिनरलाइजेशन करे बोन्स का। तो एक काम हो गया कि वह इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा रहा है विटामिन डी, और दूसरा काम हो गया कि वह ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट कर रहा है कैल्शियम को अपटेक के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन। तो ये दो तरीके से विटामिन डी रेगुलेट करता है। इट स्टिमुलेट द कैल्शियम अपटेक बाय ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन्स एंड प्रमोट द कैल्सिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन एंड मतलब डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड द रीमॉडलिंग, बोन के फॉर्मेशन को या बोन्स के रेगुलेशन, मतलब कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं रीमॉडलिंग, मतलब उसको फिर से एक फ्रेम देना। तो यह काम होता है विटामिन डी का, जो कि प्रमोट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को कैल्शियम अपटेक करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से कैल्सिट्रायोल मेंटेन करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। अब बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में। तो सिंपल सा आपको पता होगा पैराथायरॉयड हार्मोन्स निकलता कहां से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। वह ग्लैंड होते कहां है, तो वह थायराइड फॉलिकल्स के पीछे होते हैं। 4 लोब्स होते हैं, छोटे छोटे 4 ग्लैंड होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड कुछ इस तरह से होता है। फिर हम बात करें कि इसका मेन काम क्या है पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो वो मेनली क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा और वह कैल्शियम को कम करेगा, सॉरी ज्यादा करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा और कैल्शियम को ज्यादा करेगा। लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है पहले से ही, तब क्या होगा, तब ऐसा नहीं कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा और कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ऐसा नहीं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स का रिलीज होना ही तब कम हो जाएगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ही है कैल्शियम को लेवल को बढ़ाना। जब उसकी जरूरत नहीं है तो वह कम हो जाएगा। इसका एक काम और होता है, यह देखिए जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, या बोल सकते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है फॉस्फेट के लेवल को कम करना। तो दोनों अलग अलग हैं। यह कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है लेकिन फॉस्फेट को ब्लड में कम करता है। तो ये होता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स का काम। कुछ इस तरह से यह रेगुलेट करता है। यह 3 ऑर्गन पे आपके काम करता है, मतलब 3 स्ट्रक्चर पे काम करता है, एक बोन पर, एक किडनी पर, एक इंटेस्टाइन पर। ये तीनों पर काम करके मेनली क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। फिर देखते हैं बोन्स में यह हिस्सा क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी हमने पढ़ा विटामिन डी क्या कर रहा था, वो ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट कर रहा था कि वह कैल्शियम का अपटेक करे और मिनरलाइजेशन करे किसका, बोन्स का। लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है। देखिए ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो बोन को ब्रेक करेंगे या डीमिनरलाइजेशन करेंगे। तो वह जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है वो ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है। हालांकि हमारा जो विटामिन डी था वो ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट कर रहा था। देखिए मैं प्रमोट करने की बात कर रहा हूं, लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है उसके रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्ट पे नहीं होते हैं, बस वो ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है। अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो समझते हैं कैसे वह बोन्स पर काम करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करता है, सपोज दैट ये हमारा
ऑस्टियोब्लास्ट हुआ। मैंने आपको भी बोला कि पैराथायरॉइड हार्मोन्स ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है, लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन जो रिसेप्टर होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट पर ही प्रेजेंट होता है। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो आपका हुआ वो ऑस्टियोब्लास्ट पर एक्ट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट पर एक्ट करेगा और वहां पर वो फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिससे क्या होगा, एक जीन एक्टिव होगा और वह जीन कुछ प्रोटीन बनाएगा। सपोज दैट पैराथायरॉइड हार्मोन्स ऑस्टियोब्लास्ट पे गया, वहां से प्रोटीन बन गया। यह प्रोटीन क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है, मतलब जो कि दूसरे सेल को इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरे सेल को प्रमोट करेगा दूसरे काम के लिए। तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स ऑस्टियोक्लास्ट के पास डायरेक्टली नहीं जाता है, वो ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू ही मैसेज भेजता है, जो कि प्रोटीन के थ्रू, या हम बोल सकते हैं साइटोकाइनिन, जो कि मेनली इंटरल्यूकिन 6 होता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट के पास मैसेज भेजेगा कि भाई अब टाइम आ गया है बोन्स से कैल्शियम बाहर निकाल करके ब्लड में डालने का, क्योंकि मेरा काम ही है, मैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स हूँ, मेरा काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। अब मुझे कैल्शियम की जरूरत है लेकिन मुझे कैल्शियम मिल नहीं रहा है, तो प्लीज ऑस्टियोक्लास्ट आप बोन्स को ब्रेक कीजिए, वहां से कैल्शियम निकाल करके ब्लड में डालिए, जिससे कि मैं अपना काम कर पाऊं। और यह मैसेज जाता कहां से, ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू जाता है ऑस्टियोक्लास्ट में। और ये ऑस्टियोक्लास्ट अब खुश हो जाएगा क्योंकि उसके फ्रेंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स ने बोला कि आप काम करना शुरू कर दो। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो आपका ये ऑस्टियोक्लास्ट है वो क्या करेगा, अब वह बोन्स को, बोन्स के कोलेजन को कट करेगा, फाइबर को कट करेगा और डीमिनराइजेशन करेगा बोन्स का, जिससे कि वहां से क्या निकलेंगे, वहां से देखिए निकलेंगे तो बहुत चीज, देखिए बोन्स कट हो रहे हैं तो सबसे पहली बात कैल्शियम तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ फॉस्फेट भी निकलेगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट होता है बोन्स में। और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी निकलता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। आप पढ़ेंगे कि यूरिन में हाइड्रोक्सी प्रोलीन, कैल्शियम, फॉस्फेट, इनका लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वह कौन से डिजीज को इंडिकेट कर रहा है या क्या इंडिकेट कर रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन्स पर, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्लिनिकल केसेस को। तो अभी आप समझिए कि ऑस्टियोक्लास्ट के वजह से ही ब्लड में ये तीनों फैक्टर, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कैल्शियम आ रहा है वह अभी आयोनाइज्ड नहीं है, वो कैल्शियम फ्री फॉर्म में नहीं है, वो फॉस्फेट से कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। हालांकि उसको किडनी के थ्रू कैल्शियम को आयोनाइज्ड कर दिया जाएगा, या यूं बोले कैल्शियम को फॉस्फेट से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का रीएब्जॉर्प्शन अलग जगह होता है। कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा डीसीटी पर, और जो फॉस्फेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा हमारा पीसीटी के सेल में, तो वहां से वो अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी आप समझिए जो ऑस्टियोक्लास्ट है वह जो मिनरलाइजेशन कर रहा है उससे क्या क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, कैल्शियम और फॉस्फेट, जो कि ब्लड सीरम में बढ़ रहे हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ए प्रोसेस कैरिड आउट बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोन्स पर कैसे काम करता है और ब्लड में कैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्शन ऑफ ऑन द किडनी। तो किडनी पे सिंपल सा क्या काम करता है, अभी हमारा डीमिनरलाइजेशन होने से क्या हुआ, ब्लड में कैल्शियम, फॉस्फेट ये सब आ गया। जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स है वो क्या करेगा, जो देखिए ब्लड के बाद कैल्शियम फॉस्फेट दोनों जाते हैं हमारे किडनी में, मतलब हमारे नेफ्रॉन में। तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स क्या करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी पर, या किडनी पर पैराथायरॉइड हार्मोन कुछ इस तरह से काम करता है जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, जो कि डीसीटी वाले पार्ट पे होता है। हालांकि पीसीटी वाले पार्ट पे होता है फॉस्फोरस का या फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन, जिसको यह कम करता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन फॉस्फेट का रिजॉर्प्शन कम करता है, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ाता है। हालांकि हम अभी कैल्शियम को रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि किस तरह से सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोन्स में डीमिनरलाइजेशन करवा के ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था, और किडनी में बात करें तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर करके यह सीरम में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से यह कैल्शियम को बढ़ाता है, जो कि मोस्ट रैपिड एक्शन है पैराथायरॉइड हार्मोन्स का किडनी पर काम करके कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना।
तो ये उसका काम हो गया। एक काम और करता है, देखिए विटामिन, आपको याद होगा कि विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वह एक्टिव फॉर्म में तभी कन्वर्ट होता है जब उसके कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप अटैच होता है, जो कि नेफ्रॉन के पीसीटी सेल में होता है। तो ये जो पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स है वह इस प्रोसेस को भी इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, मतलब एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी में भी हेल्प करता है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी में हेल्प करता है। आप सोचेंगे आप विटामिन डी को एक्टिव करके क्या फायदा, तो आपको पता है, मैंने बताया आपको पहले ही कि विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी है वो कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब करवा के ब्लड में ला रहा था। मतलब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन्स विटामिन डी को भी बढ़ा दे तब भी कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा या कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड सीरम में। तो एक काम तो पहले उसने बोन में किया, डीमिनरलाइजेशन, दूसरा उसने किडनी में रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया, तीसरा उसने पीसीटी वाले पार्ट में कैल्सिट्रायल को, मतलब कैल्सिट्रायल के सिंथेसिस या विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प किया। अब कैसे हेल्प करेगा, देखिए जो इनएक्टिव विटामिन डी था, मतलब 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को अगर कन्वर्ट होना है 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, मतलब कार्बन नंबर 1 पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगवाना है तब क्या होगा, सिंपल सा एक ऐसा एंजाइम आना चाहिए जो हाइड्रोक्सिलेज हो, तो वह एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो इस एंजाइम के एक्शन को पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि एक्टिव विटामिन डी का सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और इस तरह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है। तो ये हुआ हमारा एक्शन ऑन द किडनी बाय द पैराथायरॉयड हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंटेस्टाइन पे कैसे काम करता है, तब वहां पर भी वह, देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंटेस्टाइन पर डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं करता है। हाँ, विटामिन डी को अगर बढ़ा रहा है तो वह इनडायरेक्टली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी नहीं करता है। तो यह हुआ कि पैराथायरॉयड हार्मोन किस तरह से रेगुलेट करता है। तो हमने पढ़ा विटामिन डी का रेगुलेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन्स का रेगुलेशन। उसके बाद एक एंजाइम, एक हार्मोन्स और आता है, उसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो कि पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है। पैराफॉलिकुलर, पैरा का मतलब बगल में, फॉलिकुलर सेल मतलब जो सेल थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल होते हैं उनको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। तो फॉलिकुलर सेल के बीच में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल। तो वहां से ये हार्मोन कैल्सीटोनिन रिलीज होता है, जो कि 32 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, वो सब बात अलग है। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो सिंपल सा, थोड़ा जस्ट अपोजिट है पैराथायरॉयड हार्मोन्स के। जिस तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, लेकिन कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम। और यह कैसे करेगा, यह बोन्स के कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो बोन्स का कैल्सिफिकेशन करता कौन है, सिंपल सी बात है, ऑस्टियोब्लास्ट करता है। तो यह ऑस्टियोब्लास्ट के एक्टिविटी को हेल्प प्रमोट करता है। तो कैल्सीटोनिन प्रमोट द कैल्सिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। फिर यह रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ, किडनी वाला रीअब्जॉर्प्शन, और रीजॉर्प्शन मतलब बोन का ब्रेक होना, उसको भी कम कर देता है। तो कुछ इस तरह से यह कैल्शियम लेवल को कम करता है ब्लड सीरम में। जब हाइपर कैल्सीमिक कंडीशन होगा तभी, ऐसा नहीं कि हमेशा कम करते रहेगा। उसे 9 to 11 mg पर डी रेगुलेट करना है, तो जिसकी जरूरत होगी वह काम करेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइपर कैल्सीमिक या जो डिफरेंट डिजीज होते हैं, एडिमा के बारे में, या प्राइमरी, देखिए हाइपर कैल्सीमिया भी 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपर कैल्सीमिया, सेकेंडरी हाइपर कैल्सीमिया, टर्सरी हाइपर कैल्सीमिया। और कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि यह पैराथायरॉयड हार्मोन्स में कैंसर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या बॉडी में कहीं और कैंसर है उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से क्लिनिकल टॉपिक होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैल्शियम के फंक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको फंक्शन नहीं बताया क्योंकि मुझे वहां पे रिलेट करना है कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, कैल्शियम नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ के रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।